वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। आज की वीडियो में आप सभी के समक्ष लेके आया हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है उसका लास्ट लेक्चर, मतलब कि लेक्चर नंबर 16। और आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आज के लेक्चर में अपन फर्स्ट यूनिट को कर देंगे समाप्त। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के बोर्ड की तरफ और समझते हैं कि आज के लेक्चर में अपन को क्या क्या सीखना है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बोर्ड थोड़ा गंदा दिख रहा होगा तो उस पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा था बोर्ड थोड़ा घटिया क्वालिटी का है जो कि शॉपकीपर ने हमें चिपका दिया था। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं जब भी आप कोई चीज़ लें तो देख परख के लें, यूज़ करके लें, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 16। अब ये लेक्चर जो 16 नंबर का है, इस लेक्चर में अपन सीखेंगे क्या। सबसे पहले अपन को सीखना पड़ेगा मूवमेंट के बारे में कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट नहीं, मूवमेंट मूवमेंट को बोलते हैं हिंदी में बल आघूर्ण। अपना जो पहला टॉपिक होगा आज का वो होगा कि बल आघूर्ण होता क्या है। उसके बाद अपन समझेंगे कि यदि बॉडी पर कोप्लेनर पैरेलल फोर्स लग रहे हों तो रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन, साथ ही उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक बॉडी रहेगी, उसमें आपके पैरेलल फोर्स लग रहे होंगे। कैसे फोर्स लग रहे होंगे? पैरेलल फोर्स। चूंकि अभी तक जो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते आए हैं उन क्वेश्चन में क्या हो रहा था, उन क्वेश्चन में एक पॉइंट पे क्या लग रहे थे, फोर्स लग रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे वो काम नहीं होगा। यहाँ पे जो आपके फोर्स होंगे वो एक दूसरे के समांतर होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। उस कंडीशन में अपन को उन फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स और उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी। ये चीज तो अपन ने पहले पढ़ ली थी कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं और डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज आई है, पोजीशन की। रिजल्टेंट फोर्स होते हैं, उनकी पोजीशन अपन कैसे फाइंड करेंगे। तो उनकी पोजीशन फाइंड करने का एक थ्योरम होता है जो कि आज अपन सीखेंगे और ये कंडीशन भी अपन सीखेंगे, क्योंकि इस कंडीशन पे बेस्ड, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। हो सकता है कि इस बार भी आ जाए और आप पे बने ना, और आप कहें कि आपने तो हमें बताया नहीं। इसीलिए लास्ट वीडियो में अपन ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बड़े ही बेहतरीन तरीके से। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट ये होने वाला है। उसके बाद अपन को पढ़ना पड़ेगा फोर्स कपल के बारे में। फोर्स कपल का मतलब होता है बल युग्म। अपन पढ़ेंगे कि बल युग्म क्या होता है और उसके बाद द एंड ऑफ फर्स्ट यूनिट। इसके बाद इस लेक्चर का समापन हो जाएगा और हमारी जो फर्स्ट यूनिट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, इसका समापन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं मोमेंट के बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मोमेंट को इन टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की टर्म में अपन समझेंगे कि मोमेंट क्या होता है। अपना वो वाला मोमेंट नहीं है कि मोमेंट बन रहा है, बढ़िया पल गुजर रहे हैं, वो वाला मोमेंट यहाँ पे नहीं है। मोमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स एंड मैकेनिक्स वाला मोमेंट अपन को पढ़ना है। अब ये मोमेंट जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क को ही मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। इससे टॉर्क मतलब बल आघूर्ण भी कहते हैं। जब किसी बॉडी पर उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जाता है तो जो ये फोर्स है उस वस्तु में घूमने की प्रवृत्ति पैदा कर देता है। इसे ही अपन क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं या मूवमेंट बोलते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज आपको बिल्कुल भी अच्छे से क्लियर नहीं हुई है। आपको क्लियर हो गई? कैसे होगी समझते हैं इसको एक डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए ये आपके पास क्या है? एक लकड़ी का टुकड़ा है। इस लकड़ी के टुकड़े को अपन बॉडी का नाम दे रहे हैं। ये क्या है? आपकी एक बॉडी है। अब इस बॉडी को आपने क्या किया? यहाँ पे एक कील ठोक के दीवार से फिक्स कर दिया। केवल एक ही तरफ किया है ना? ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यदि आप इस बॉडी की सरफेस के 90 डिग्री पे एक फोर्स लगाएं, ये वाला, ये
F नाम का फोर्स लग रहा है इस बॉडी की सरफेस के 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है परपेंडिकुलर। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉडी को घुमाने का प्रयास करेगा। तो एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को घुमाने का प्रयास करे या बॉडी को घुमाए, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, उसे ही अपन टॉर्क बोलते हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं मेरे भाई, मूवमेंट बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर ये चीज क्लियर है तो यहां पे आपका जो मूवमेंट है होता है समाप्त। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। एक बार और समझ लीजिए कि किसी भी बॉडी को घुमाने वाला जो फोर्स होता है, किसी भी बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट घुमाने वाला जो फोर्स होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, उसी फोर्स को अपन मूवमेंट या टॉर्क बोलते हैं। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए ये आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है या बॉडी है। इस लकड़ी के टुकड़े को अपन ने क्या किया है, इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया है। अब यदि हम इस लकड़ी की टुकड़े के सरफेस पे यहाँ पे एक फोर्स लगाए 90 डिग्री वाला, तो देखिए क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को घुमा रहा है। क्या कर रहा है मेरे भाई, घुमा रहा है। तो ये जो घुमाने वाला फोर्स है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन टॉर्क बोलते हैं या मूवमेंट बोलते हैं। अब इसको दर्शाने का जो तरीका होता है, इसको अपन दर्शाते हैं m से, और m इज इक्वल टू होता है आपका F इंटू R। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। देखो, इसका मतलब ये है कि m आपका है मूवमेंट, मतलब ये जो घुमाने वाला फोर्स है ये क्या है आपका, ये आपका है मूवमेंट। इसका फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, m इज इक्वल टू F इंटू आर। अब ये F का मतलब है ये जो वाला फोर्स है, ये वाला, इस फोर्स को अपन बोल रहे हैं F, और ये R है क्या, R का मतलब है कि जिस पॉइंट के अबाउट ये बॉडी घूम रही है, उस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इस फोर्स तक की डिस्टेंस, इसे अपन क्या बोल रहे हैं, R बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है क्लियर तो चलिए क्लियर करवा देते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक बॉडी है। इस बॉडी को इस पॉइंट पे क्या किया है अपन ने, फिक्स किया है। इसकी लंबाई है 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर लंबाई है। और यहाँ पे लग रहा है एक फोर्स जो इस बॉडी को क्या कर रहा है, घुमाने का प्रयास कर रहा है। इसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। अब यदि मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँ कि भाई इस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट मान लीजिए आपका ए है, इस पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट फाइंड करो, तो आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एम ए का मतलब क्या है, एम ए का मतलब है मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर। एफ की वैल्यू कितनी है, 5, मल्टीप्लाइड बाय पॉइंट ए से इस फोर्स की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 5 मीटर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, एम ए इज इक्वल टू 25, मतलब जो मूवमेंट हमारा आया पॉइंट ए के अबाउट वो आया 25। अब 25 क्या, 25 इसका कोई यूनिट भी तो होना चाहिए। तो इसका जो यूनिट होता है मूवमेंट का, वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर इसका यूनिट होता है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जो अपन इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में जब अपन पोजीशन फाइंड करेंगे तो पोजीशन फाइंड करने के लिए अपन को मूवमेंट की आवश्यकता रहेगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट आएगा वहाँ पे भी अपन को मूवमेंट की आवश्यकता रहेगी। इसीलिए इसको समझना आपके लिए कंपलसरी है। चलिए, ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर है तो एक बार और समझेंगे नेक्स्ट पेज पर बढ़कर। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मूवमेंट को फुल डिटेल में। मूवमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, और टॉर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू आर। F का मतलब है कि जो आपकी बॉडी है उसकी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, F बोल रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय R। R का क्या मतलब है, R का मतलब ये है कि पॉइंट A से जो आपका फोर्स
फोर्स लग रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आर। इसका जो यूनिट होता है, जो आपका टॉर्क है या मोमेंट है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट इसका होता है। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट? इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यदि मैं आपसे कहूं कि ये आपकी एक बॉडी है, इस बॉडी के इस पॉइंट को अपन ने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। मतलब यहां पे कील ठोक के इसको क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इस बॉडी के यहां पे क्या परपेंडिकुलर, यहां पे क्या लगा रहे हैं, 3 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहे हैं। और यहां पे आपसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि आप यहां पे मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए ज्ञात कीजिए। मतलब कि पॉइंट ए पर अपन को मूवमेंट फाइंड करना है। तब आप क्या करेंगे, एम ए इज इक्वल टू एफ इंटू आर। एफ की वैल्यू कितनी है, 3 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 4। ये फंस गया सीएम। यहाँ पे गलती कर दी आपने। क्या गलती कर दी मेरे भाई? यहाँ पे गलती ये कर दी आपने कि आपने यहाँ पे 4 ले लिया। ये 4 गलत है। अब आप कहेंगे गलत कैसे है, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। आर का मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे अपन क्या निकाल रहे हैं, मूवमेंट निकाल रहे हैं, उस पॉइंट से लेके फोर्स तक का डिस्टेंस। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो आपका डिस्टेंस होता है, इसको अपन आर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये तो अपन को दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आपका एम कैसे निकल आएगा, क्योंकि आपको आर तो पता ही नहीं है। मान लीजिए आपका आर है 3 मीटर। तब आप मूवमेंट कैसे निकालेंगे अबाउट पॉइंट ए? तब आप कहेंगे एम ए इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे एम ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 3 9 न्यूटन मीटर। ये वैल्यू आ गई है मोमेंट की। इतना तो क्लियर होना चाहिए कि एफ क्या होता है और आर क्या होता है। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो एक और क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक बॉडी है। अब इस बॉडी को अपन ने क्या किया है, इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया है। क्या कर दिया है, इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया है। ये पॉइंट आपका ए है। इसकी जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ है इसकी, वो है 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इस पॉइंट ए पे आपका एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है 10 न्यूटन। कितनी वैल्यू है, 10 न्यूटन। तब आप इस पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट फाइंड कीजिए। तो आप क्या कहेंगे, एम ए इज इक्वल टू एफ इंटू आर। यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एम ए इज इक्वल टू क्या जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी है, अपने पास 10 है, मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है। तो आप कहेंगे आर की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है। तो सुनिए और समझिए मेरी बात। यहाँ पे कहानी ये चल रही है कि आर का मतलब है, ये जो आर है इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे अपन को मूवमेंट निकालना है, वहां से लेके जहां तक आपका फोर्स लग रहा है वहां तक की डिस्टेंस। अब अपन को इस क्वेश्चन में मूवमेंट निकालना है पॉइंट ए पर, और पॉइंट ए पर ही फोर्स लग रहा है। पॉइंट ए पर ही क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो आर आपका होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि एम ए इज इक्वल टू 10 शून्य शून्य, मतलब 0 आ गया। अब आप कहेंगे हमें चीज बिल्कुल क्लियर नहीं हुई। यहाँ पे होगी क्लियर। देखिए, अपना जो आर था इसका मतलब था कि जहाँ पे अपन को मूवमेंट निकालना है, जिस पॉइंट पे अपन को मूवमेंट निकालना है, वहाँ से लेके जहाँ तक अपना फोर्स लग रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस। अब अपन ने इस क्वेश्चन में क्या किया कि जिस पॉइंट पे अपन को मूवमेंट निकालना था उसी पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, जिससे कि आपका जो आर है वो 0 हो गया। अब आर 0 क्यों हुआ, तो सुनो और समझो मेरे भाई। एक बार अच्छे से सुन लो क्या कहानी चल रही है कि यहाँ जो पॉइंट ए है
इस पॉइंट ए के अबाउट अपन को क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। और इसी पॉइंट पे अपन यदि फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये बॉडी घूमेगी। अब मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, अब इस बॉडी पे यहाँ पे अपन ने इसको फिक्स किया है और इस पॉइंट के अबाउट आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट आपको चाहिए मूवमेंट, और मैं यहीं पे फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या ये घूमेगी, मतलब कि आपका मूवमेंट जो होगा वो ज़ीरो होगा। ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अब आप कहेंगे हमारे समक्ष कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। समझिए कि जब भी अपन किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालते हैं, यदि उस पॉइंट पर ही कोई फोर्स लग रहा होता है तो वहाँ पे आपका मूवमेंट क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये चीज़ अगर क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं मूवमेंट या टॉर्क को और भी ज़्यादा डिटेल में। फिर इसके बाद अपन करेंगे सेकंड जो कंडीशन अपनी थी, जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट पे आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं टॉर्क को और भी ज़्यादा डिटेल में। अब टॉर्क का मतलब है आपका मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे अपन को एक बॉडी दी गई है, इस बॉडी में दो फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स है 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स है 10 न्यूटन का। और यहाँ पे जो ये लेंथ है इसकी, ये जो बॉडी है इसकी जो लेंथ है वो है 5 मीटर। और अपन से कहा जा रहा है फाइंड द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए, मतलब कि पॉइंट ए के अबाउट अपन को करना है, मूवमेंट फाइंड करना है। अब देखिए चूंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, इसीलिए अपन क्या करेंगे, पहले इस फोर्स का मूवमेंट निकालेंगे, फिर इस फोर्स का मूवमेंट निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जिससे कि आपको मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए मिल जाएगा। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करना है सिग्मा एम ए। अब आप कहेंगे सिग्मा एम ए क्या है। सिग्मा का मतलब होता है यदि बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उन सब का समेशन, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। तो सिग्मा एम ए अपन को फाइंड करना है। चूंकि यहाँ पे आपके दो से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक से ज़्यादा आपके क्या होंगे, मूवमेंट होंगे। और उन दोनों मूवमेंट को ऐड करके अपन को क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मूवमेंट निकालना पड़ेगा, मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए निकालेंगे कैसे। सबसे पहले मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू आर। तो पहले फोर्स के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे F1 इंटू R1, फिर क्या करेंगे प्लस F2 इंटू R2, ये करेंगे, है ना। अब आप कह रहे हैं हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो क्लियर होगी। सबसे पहले F1 इंटू R1 का मतलब है कि जो ये फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, इस फोर्स के लिए अपन क्या निकाल रहे हैं, मूवमेंट निकाल रहे हैं। प्लस मतलब होता है कि अपन समीशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है, प्लस लगाया है। F2 इंटू R2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपका 10 न्यूटन का दूसरा फोर्स लग रहा है, इसके लिए अपन क्या निकाल रहे हैं, मूवमेंट निकाल रहे हैं। ये चीज़ आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हुई है तो एक बार और समझ लीजिए। समीशन ऑफ एम ए, इसका मतलब क्या है कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं पॉइंट ए के अबाउट, जितने भी आपके मूवमेंट लग रहे हैं, उन सब का अपन क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, समीशन कर रहे हैं, जिससे कि अपन को वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा एम ए की। मतलब कि पॉइंट ए के अबाउट जो आपका मूवमेंट होगा उसकी अपन को वैल्यू मिल जाएगी। चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। तो सिग्मा एम ए इज इक्वल टू F1 की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे इसका समीशन करने से पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। वो चीज़ ये है कि अगर आपके फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो वो तो होंगे आपके पॉजिटिव। और यदि आपके फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं,
एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वो होंगे आपके क्या मेरे भाई, वो आपके होंगे नेगेटिव। काटो सुखला जिसको, यार मादर चौथ बहुत बड़ा है गुरु, गांड फट रही है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर आपके फोर्स क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो उनको आप पॉजिटिव लेंगे। क्या करेंगे? उनको आप पॉजिटिव लेंगे। और यदि आपके फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, मतलब कि घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे हैं, तो उनको आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ये कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन आपको समझ में आ गई, इसके बाद अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन अपन आसानी से धुआं कर देंगे। अब आप कह रहे होंगे हमें यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। क्लियर होंगी यदि आपका फोर्स घड़ी की डायरेक्शन में लग रहा है, कुछ इस तरह से लग रहा है ना, तो वो होगा आपका क्या? वो होगा आपका पॉजिटिव। और यदि घड़ी की उल्टी दिशा में लग रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो वो होगा नेगेटिव। अब आप कह रहे होंगे अभी भी चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो समझिए, यदि आपका फोर्स ऐसा लग रहा होगा तो वो होगा आपका पॉजिटिव, और यदि आपका फोर्स ऐसा लग रहा होगा तो वो होगा आपका क्या? नेगेटिव। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी बदली है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो आपका क्या है, F1 है, ये वाला जो फोर्स है, ये क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, इसीलिए इसको अपन लेंगे माइनस का। तो क्या जाएगा? माइनस का 5 मल्टीप्लाइड बाय R1। R1 का मतलब है कि जो आपका फोर्स नंबर 1 है, F1 है, ये पॉइंट A से कितना दूर है? तो आप कहेंगे ये तो खुद पॉइंट A पे लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। प्लस यहाँ पे आपका F2 लिखा है। F2 का मतलब है कि जो आपका फोर्स नंबर 2 है वही आपका F2 है। अब आप देखेंगे कि जो आपका F2 है, 10 न्यूटन का जो फोर्स है, ये क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। क्या लग रहा है मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, मतलब कि घड़ी की उल्टी दिशा में लग रहा है, इसीलिए ये भी क्या होगा आपका? नेगेटिव। तो माइनस का 10 मल्टीप्लाइड बाय R2 का मतलब ये है कि जो आपका F2 है, मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स है, ये पॉइंट A से कितनी दूरी पे लग रहा है? तो आप कहेंगे ये लग रहा है 5 मीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे कितना जाएगा आपका? 5 आ जाएगा। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। तो सिग्मा M A इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाइड बाय 0। जब भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई 0 से होता है तो वह संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आ गया 0, प्लस यहाँ पे कितना है? -10 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पे कितना जाएगा? माइनस का 50। मतलब कि सिग्मा M की जो वैल्यू अपन को मिल रही है वो मिल रही है -50 न्यूटन मीटर। यहाँ पे अपन ने पॉइंट A के अबाउट क्या निकाल लिया है? मूवमेंट निकाल लिया है। ये आपका आंसर हो गया। अब ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन जो कि आपको अटेंड करना है और उसका आंसर कमेंट ज़रूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और देता हूँ आपके लिए वहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चन, और उसके बाद अपन समझेंगे अपना जो कॉन्सेप्ट था उसको बड़े ही प्यारे तरीके से। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। चलिए दोस्तों समझते हैं आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है वो समझिए। मान लीजिए ये आपके पास क्या है? एक बॉडी है। मान क्या लीजिए ये एक आपकी बॉडी है। इस बॉडी पे 3 फोर्स लग रहे हैं। पहला फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब कि क्लॉकवाइज लग रहा है। दूसरा जो फोर्स है आपका वो है 10 न्यूटन का, जो आपका क्लॉकवाइज लग रहा है। ध्यान दीजिएगा कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज लग रहा है। उसके बाद तीसरा जो फोर्स है वो आपका क्या लग रहा है मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और उसकी वैल्यू है 5 न्यूटन। अपन से कहा जा रहा है फाइंड द मूवमेंट अबाउट पॉइंट A, मतलब कि पॉइंट A के अबाउट अपन को मूवमेंट फाइंड करना है। मतलब कि सिग्मा
एम ए अपन को फाइंड करना है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2 प्लस F3 इंटू R3। अब मैं आपको बता दूं कि आप गलती कहाँ पे करेंगे। आप गलती करेंगे R को कैलकुलेट करने में। आपका जो R1 है वो क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, R2 आपका क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, R3 आपका क्या होगा आपको वो पता होना चाहिए। R1 का मतलब ये है कि आपका जो फोर्स है 20 न्यूटन का, मतलब जो आपका F1 है ये पॉइंट A से कितनी दूरी पे लग रहा है वो आपका R1 होगा। R2 का मतलब है कि आपका जो F2 है मतलब कि 10 न्यूटन का फोर्स ये पॉइंट A से कितने दूर लग रहा है। उसके बाद R3 का मतलब ये है कि जो आपका फोर्स नंबर 3 है मतलब 5 न्यूटन का फोर्स ये पॉइंट A से कितने दूर लग रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आप पे हर एक चीज बन जाएगी। चलिए इसका आंसर कमेंट जरूर कर देना। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के फाड़ू कॉन्सेप्ट को। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के फाड़ू कॉन्सेप्ट को। अपना कॉन्सेप्ट क्या था, अपना कॉन्सेप्ट था यदि बॉडी पर कोप्लेनर पैरेलल फोर्स लग रहे हों तब रिजल्टेंट फोर्स और उसकी दिशा तथा उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करेंगे। अब पिछले लेक्चर्स में अपन ने सीखा था कि जब आपके फोर्स कॉनकरेंट होते हैं, कॉनकरेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट पे लगने वाले फोर्स, तो जब फोर्स आपके एक पॉइंट पे लगते हैं तब अपन रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट की डायरेक्शन अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये अपन ने सीख लिया था। लेकिन यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दी है। आपके जो फोर्स हैं वो क्या है, पैरेलल हैं, मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे बॉडी पे वो आपके पैरेलल फोर्स होंगे, एक दूसरे के समानांतर होंगे। उस कंडीशन में अपन को रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी पड़ेगी और रिजल्टेंट फोर्स की एग्जैक्ट पोजीशन भी फाइंड करनी पड़ेगी। ये तीन चीजें अपन को फाइंड करनी पड़ेंगी। अब समझते हैं इस कंडीशन को एक डायग्राम के थ्रू। डायग्राम कैसा रहेगा, तो डायग्राम कुछ इस तरह से रहेगा। मान लीजिए ये आपकी कोई बॉडी है, इस बॉडी के इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F1 और इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है F2। दोनों की जो डिस्टेंस है या फिर इस बॉडी की जो लेंथ है वो है आपकी R। अब मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों पैरेलल फोर्सेस का, पैरेलल मतलब एक दूसरे के समांतर जो फोर्स लग रहे हैं, इन फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करो। तब आपको करना कुछ नहीं है, पिछले लेक्चर्स के फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर देने हैं। रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट फाइंड करने का, चाहे आपके फोर्स कॉनकरेंट हो चाहे आपके फोर्स पैरेलल हो। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स आया है उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कीजिए। डायरेक्शन का मतलब होता है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू अपन ने फॉर्मूला निकाला था tan इनवर्स मॉड के अंदर सिग्मा V अपॉन सिग्मा H। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये चीज़ें आपको पता होंगी। ये दो फॉर्मूले अपन पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में या इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि जो आपका रिजल्टेंट आया है उसके लिए पोजीशन फाइंड करो। तो पोजीशन फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू सिग्मा MA अपॉन R।
अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे सिग्मा एम ए का मतलब क्या है। सिग्मा एम ए का मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट कितना होगा, टॉर्क कितना होगा, उसका मतलब है सिग्मा एम ए। और सिग्मा एम ए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि सिग्मा एम ए आपको पता होगा। उसके बाद आता है कि ये आर क्या है। यहाँ पे जो आप रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, वही आपका आर है। क्या है मेरे भाई, आर है। तो यहाँ पे सिग्मा एम ए डिवाइडेड बाय सिग्मा आर की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको रिजल्टेंट फोर्स की पोजीशन मिल जाएगी, एग्जैक्ट पोजीशन प्राप्त हो जाएगी। अब आप कह रहे होंगे कि चलिए आप इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाइए। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। ये 3 फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा फॉर्मूला ये। अगर ये तीनों फॉर्मूले आपने अच्छे तरीके से समझ लिए तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को। तू जिस गति से है चला तू उस गति को पाएगा, तू फूल सूंघता रहा तो किस गति को समाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं 2024 में आए हुए क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपने पास निम्नलिखित समान समांतर बलों मतलब पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे अपन से कहा जा रहा है समान समांतर, मतलब कि समान पैरेलल फोर्सेस, मतलब जो आपके पैरेलल फोर्सेस होंगे वो समान होंगे, मतलब एक ही डायरेक्शन में होंगे। समान का मतलब ये होता है अपन को क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। पहला फोर्स है जिसको नाम दिया है P1 का, वो है 20 न्यूटन का। दूसरा जो फोर्स है जिसको नाम दिया है P2 का, वो 50 न्यूटन का है। और जो P3 है मतलब तीसरा फोर्स है वो 60 न्यूटन का है। और P4 अपने पास 70 न्यूटन का है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। यहाँ पे अपन को 4 पैरेलल फोर्स दिए हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है समान समांतर, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में लगने वाले पैरेलल फोर्सेस, और उनकी अपन को वैल्यू दी है। तथा P1 और P2 के बीच की दूरी 40 मिलीमीटर है। यहाँ पे अपन को डिस्टेंस भी दिया गया है P1 और P2 के बीच में, जो है अपने पास 40 mm। उसके बाद P2 और P3 के बीच में अपन को डिस्टेंस दिया गया है, वो है 30 mm मतलब 30 मिलीमीटर। उसके बाद P3 और P4 के बीच में भी अपन को क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, जो कि है अपना 20 mm। अब यहाँ पर अपन को सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया गया। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बेस लाइन बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बन गई अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अपन से कहा जा रहा है कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये नहीं कहा जा रहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लग रहे हैं, अपन से कहा जा रहा है कि 4 फोर्स लग रहे हैं जो कि एक दूसरे क्या है, पैरेलल हैं। माना कि जो पहला फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है P1, P2 यहाँ पे लग रहा है। इसकी डायरेक्शन भी क्या दे रहा है अपन, क्लॉकवाइज ले रहे। अब आप चाहते तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले लेते, लेकिन क्लॉकवाइज में क्या होगा कि ये पॉजिटिव आएंगे, जिससे कि आपको बड़ी ही आसानी होगी इनको कैलकुलेट करने में। ये आपके ऊपर है कि आप इनको एंटी क्लॉकवाइज लें या क्लॉकवाइज लें, है ना। ये आपका दूसरा फोर्स हो गया। उसके बाद ये आपका क्या है, तीसरा फोर्स। ये आपका यहाँ पे चौथा फोर्स हो गया। डायरेक्शन क्या है, सबकी सेम है कुछ इस तरह से। अब अपन से कहा जा रहा है P1 की वैल्यू अपने पास 20 न्यूटन है, P2 की वैल्यू 50 न्यूटन है, P3 की वैल्यू अपने पास 60 न्यूटन है, और P4 की वैल्यू अपने पास 70 न्यूटन है। ये चीज़ अपन से कही जा रही है। और अपन से ये भी कहा जा रहा है कि P1 और
P2 के बीच की दूरी 40 mm है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो अपने पास 40 mm है। उसके बाद अपन से कहा जा रहा है P2 और P3 के बीच की दूरी। मतलब P2 और P3 के बीच की जो दूरी है वो अपने पास कितनी है, 30 मिलीमीटर। उसके बाद P3 और P4 के बीच की जो दूरी है वो अपने पास कितनी है, वो अपने पास है 20 मिलीमीटर। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अपन ने किया कुछ नहीं है, सबसे पहले एक बेस लाइन ड्रॉ की और इस बेस लाइन पे 4 पैरेलल फोर्स बनाए जिनकी वैल्यू अपन को दी थी और जिनके बीच का डिस्टेंस अपन को यहाँ पे दिया गया था। अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो आप बड़ी आसानी से रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। अब रिजल्टेंट फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का होल स्क्वायर। अब सिग्मा एच का मतलब है कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उन सभी का योग, क्या उन सभी का योग, और सिग्मा वी का मतलब है कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं उन सभी का योग। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि सिग्मा एच का मतलब है कि जितने भी आपके हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं उन सभी का योग, और सिग्मा वी का मतलब है कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स हैं उन सभी का योग। अब देखिए सिग्मा एच अपने पास यहां से आ जाएगा, सिग्मा एच इज इक्वल टू, अब आप मुझे बताइए कि इस डायग्राम में क्या आपको कहीं हॉरिजॉन्टल फोर्स दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे इस डायग्राम में हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, मतलब कि सिग्मा एच आपके पास 0 आ गया। ये चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद अपन को फाइंड करना है सिग्मा वी। सिग्मा वी का मतलब है कि जितने भी आपके पास वर्टिकल फोर्स हैं उन सभी का योग। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, फोर्स का समीशन कर रहे हैं जो कि आपके पास वर्टिकल फोर्स हैं। इसीलिए आपके पास कंडीशन होती है कि जितने फोर्स ऊपर जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे और जितने फोर्स आपके नीचे जा रहे हैं वो आपके नेगेटिव होंगे। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपके सारे फोर्स क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो सारे फोर्स आपके काय के होंगे, नेगेटिव होंगे। मतलब माइनस का 20, माइनस का 50, माइनस का 60, माइनस का 70। उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई है तो एक बार और समझ लीजिए कि जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स ऊपर जाएंगे उनको अपन पॉजिटिव लेते हैं और जितने भी आपके वर्टिकल फोर्स नीचे आते हैं उनको अपन नेगेटिव लेते हैं। जब अपन को वर्टिकल फोर्स का सम करना पड़ता है तब लेते हैं अपन, है ना। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब क्या करेंगे, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, सारे जो फोर्स हैं यहाँ पे माइनस के हैं, इसीलिए आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारी वैल्यू माइनस में ही होगी, है ना। अब देखो होगा क्या, 50 प्लस 20 कितना होता है, 70 होता है। 70 और 70 आपके पास कितना हो गया, 140 हो गया, और 140 प्लस 60 आपके पास कितना आ गया, 200। तो सिग्मा वी की जो वैल्यू आई है वो माइनस का 200 न्यूटन आई है। अब ये माइनस के 200 का मतलब क्या है, माइनस के 200 का मतलब ये है कि जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा इसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ रहेगी, इसीलिए ये माइनस का यहाँ पे आया है। उम्मीद करता हूं कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अपने पास वैल्यू किसकी आई है, ये सिग्मा वी की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, ये सिग्मा वी की वैल्यू आई है। अब सिग्मा एच और सिग्मा वी की वैल्यू को अपन इस फॉर्मूले में पुट करके रिजल्टेंट फोर्स निकाल लेंगे बड़े ही सिंपल तरीके से। R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एच का स्क्वायर। सिग्मा एच कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस सिग्मा वी का स्क्वायर। सिग्मा वी कितना है अपने पास, माइनस का 200 का होल स्क्वायर। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहां से आपके पास क्या जाएगा, यहां पे आपके पास आ जाएगा अंडर रूट R इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस
सिग्मा 200 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो जीरो है, इसको लिखने ना लिखने का कोई भी मतलब नहीं है। अब ये बताइए आप मुझे, क्या बताइए कि सिग्मा अंडर रूट माइनस 200 का स्क्वायर है और किसी भी माइनस की संख्या पे अगर स्क्वायर लगा है तो वह संख्या आपकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा, अंडर रूट 200 का होल स्क्वायर। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे चीज़ें हमारे पास बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, हमें कोई भी चीज़ समझ में यहाँ पे नहीं आई है। तो बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि किसी भी माइनस की संख्या पे अगर हम स्क्वायर चढ़ाते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, आपका पॉजिटिव आता है। तो यदि हम इस माइनस को हटा के डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या हमारे आंसर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये होगा कि अगर हम इसको चाहें तो कैलकुलेटर की सहायता से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करना चाहते तो आप सिंपली करेंगे क्या, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर रूट को कैंसल आउट कर देंगे, जिससे कि आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जिससे कि आपको रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू 200 न्यूटन मिल जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही अपन से पूछा जा रहा था कि यदि बॉडी पे 4 फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं, उस कंडीशन में अपन को फाइंड करना है रिजल्टेंट फोर्स। तो अपन ने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर लिया है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि अगर आपके पैरेलल फोर्स लग रहे हैं तो आपको रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड तो करनी ही पड़ेगी, साथ ही आपको इसकी पोजीशन भी फाइंड करनी पड़ेगी कि इस डायग्राम में, इस पूरे डायग्राम में जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो किस पोजीशन पे या किस पॉइंट पे लग रहा है। उसे फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या था फॉर्मूला? फॉर्मूला था x इज इक्वल टू सिग्मा ma अपॉन r। अब वो अपन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कमी हो चुकी है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को साफ करते हैं और रिजल्टेंट फोर्स की जो पोजीशन है उसको बेहतरीन तरीके से सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल देते हैं। तो दोस्तों अपन ने रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी, जो कि आ रही थी हमारे पास 200 न्यूटन। अब देखिए होता क्या है कि जब भी हमारे पास पैरेलल फोर्स के क्वेश्चन आते हैं तब अपन क्या करते हैं, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड तो करते ही हैं, साथ ही साथ उसकी पोजीशन भी फाइंड करनी पड़ती है। पोजीशन का मतलब है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एग्जैक्टली लग कहाँ पे रहा है। उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू सिग्मा ma अपॉन r। यहाँ पे R आपका रिजल्टेंट फोर्स है, X आपकी पोजीशन है रिजल्टेंट फोर्स की, और सिग्मा ma क्या है, किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट। तो अपन पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सिग्मा ma निकालते हैं। मान लीजिए ये क्या है, आपका पॉइंट A है। इस पॉइंट A के अबाउट आपको पहले मूवमेंट निकालना पड़ेगा। मूवमेंट का मतलब क्या होता है, टॉर्क होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, m इज इक्वल टू एफ इंटू आर। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। अब देखिए अपन को फाइंड करना है सिग्मा एम ए। क्या फाइंड करना है, सिग्मा एम ए। सिग्मा एम ए का मतलब है कि जितने भी आपके फोर्स लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट अपन को निकालना है। उसके लिए अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे F1 इंटू R1 प्लस F2 इंटू R2 प्लस F3 मल्टीप्लाइड बाय R3 प्लस F4 मल्टीप्लाइड बाय R4
चूंकि यहाँ पे 4 फोर्स लग रहे हैं इसीलिए अपन ने यहाँ 4 फोर्स तक वैल्यू ली है। चूंकि अपना जो क्या था मूवमेंट, इसका फॉर्मूला था अपने पास m इज इक्वल टू एफ इंटू आर। यहाँ पे अपन हर एक फोर्स के लिए सेपरेटली निकाल रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे अपन ने लिखा है समीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, इसका मतलब है मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहले अपन इसका मूवमेंट निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे और लास्ट में इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। सबसे पहले सिग्मा एम ए इज इक्वल टू F1, मतलब पहले फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो पहले फोर्स की वैल्यू है 20 मल्टीप्लाइड बाय R1 कितना है अपने पास, R1 का मतलब है कि जो पहला फोर्स है 20 न्यूटन का फोर्स, ये पॉइंट ए से कितने दूर लग रहा है, तो आप कहेंगे ये वाला जो फोर्स है 20 न्यूटन का ये पॉइंट ए पर ही लग रहा है, तो यहाँ पे R1 आपका 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 डिस्टेंस पे लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपन करेंगे ब्रैकेट को क्लोज प्लस। अब देखिए यहाँ पे अपन ने इसको पॉजिटिव क्यों लिया है, चूंकि ये क्या कर रहा है भाई, चूंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर आपका कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, और यदि आपका फोर्स क्या कर रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो वो आपका माइनस होगा। यहाँ पे अपन वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए ये कंडीशन होती है, और वर्टिकल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि यदि कोई फोर्स ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और कोई फोर्स नीचे आ रहा है तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे यदि आपका फोर्स क्या है, क्लॉकवाइज है तो वो होगा पॉजिटिव, और यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो वो होगा आपका नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे जो आपका 20 न्यूटन का फोर्स था ये क्या था मेरे भाई, क्लॉकवाइज था, इसलिए अपन ने इसको पॉजिटिव लिया है। और जो आपका F2 है ये भी क्या है भाई, क्लॉकवाइज है। क्या है मेरे भाई, क्लॉकवाइज है, इसीलिए अपन क्या लेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, कितना जाएगा 50 मल्टीप्लाइड बाय R2। R2 का मतलब है कि जो आपका ये वाला फोर्स है, दूसरा फोर्स है, ये पॉइंट ए से कितने दूरी पे लग रहा है, तो आप कहेंगे ये वाला फोर्स पॉइंट ए से 40 mm के डिस्टेंस पे लग रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 40 लिख दिया और ब्रैकेट बंद कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे प्लस का साइन। उसके बाद देखेंगे F3 मल्टीप्लाइड बाय R3। F3 का मतलब है जो तीसरा फोर्स है वो, और R3 का मतलब ये है कि जो आपका F3 है मतलब 60 न्यूटन का जो फोर्स है ये पॉइंट ए से कितना दूर लग रहा है। तो यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, F3 की वैल्यू हमारे पास 60 है, क्योंकि ये क्या कर रहा है मेरे भाई, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए अपन ने इसको पॉजिटिव लिया है। प्लस नहीं मल्टीप्लाइड बाय R3। R3 की वैल्यू कितनी है, R3 का मतलब ये है कि जो आपका तीसरा फोर्स है ये पॉइंट ए से कितने दूर पे लग रहा है, तो आप कहेंगे पॉइंट ए से ये वाला जो फोर्स है ये कितने दूरी पे लग रहा है, 40 + 30 मतलब 70 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे। अब आप कह रहे होंगे यहाँ पे हमें चीज़ें समझ में नहीं आई, तो समझिए भाई कि अपन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट निकाल रहे हैं। मूवमेंट निकालने के लिए अपन को F और R की आवश्यकता रहती है। R का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे अपन मूवमेंट निकाल रहे हैं वो पॉइंट से लेके जहाँ तक अपना फोर्स लग रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस 40 था और ये वाला डिस्टेंस 30 था, और दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 70 mm। तो 70 mm की दूरी पर जो आपका 60 न्यूटन का फोर्स है ये लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर कितना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर F4 मल्टीप्लाइड बाय R4। F4 का मतलब है चौथा फोर्स जो कि अपने पास 70 न्यूटन का है, मल्टीप्लाइड बाय R4 का मतलब है कि जो अपना चौथा फोर्स है ये पॉइंट ए से कितने दूरी पे लग रहा है, तो आप कहेंगे 40 + 30 + 20 मतलब कि 90 mm के डिस्टेंस पे ये लग रहा है। अब क्या करेंगे, अब उठाएंगे अपना कैलकुलेटर और करेंगे इस वैल्यू को कैलकुलेट। क्या करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए हम उठाते हैं अपना अस्त्र, अपना शस्त्र और करते हैं इसको कैलकुलेट। सबसे पहले 20 मल्टीप्लाइड बाय 0 ब्रैकेट क्लोज
ब्रैकेट क्लोज प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाय 40 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट के अंदर 60 मल्टीप्लाइड बाय 70 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट चालू मतलब 70 मल्टीप्लाइड बाय 90 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अपनी जो वैल्यू आ रही है MA की वो आ रही है 12,500 न्यूटन मीटर, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन मीटर होता है, इसीलिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12,500 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर लिया है MA। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई है तो अब अपन बड़े आसानी से x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। x का मतलब है कि जो आपका रिजल्टेंट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगी इस डायग्राम में। अब x इज इक्वल टू क्या था आपके पास, सिग्मा MA की वैल्यू कितनी है 12,500 डिवाइडेड बाय क्या है आपका r, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना है आपके पास 200, कितना है 200। अब क्या करेंगे अपन इसको डिवाइड कर देंगे 12,500 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 62.5 आपकी x की वैल्यू आ रही है। चूंकि x क्या है आपकी एक तरह की डिस्टेंस है, इसीलिए इसका यूनिट क्या होगा यहाँ पे मिलीमीटर हो जाएगा, मतलब कि 62.5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पे आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लग रहा होगा। कहाँ से, पॉइंट A से 62.5 mm की डिस्टेंस पे आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लग रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे अपन ने पहला आंसर निकाला था रिजल्टेंट फोर्स का, तो पहला आंसर आपका ये रहा। उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स की जो पोजीशन थी वो यहाँ पे अपन ने निकाल ली है, और इस तरह अपन ने प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, थोड़ा ट्रिकी था, आपको फंसाने वाला था, लेकिन आप एक अच्छे इंजीनियर हैं इसलिए आप पे हर चीज बन जाती है और हर चीज आसानी से समझ में आ जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं एक होमवर्क क्वेश्चन को जो आपके लिए होने वाला है। उसके बाद अपन समझेंगे फोर्स कपल को और उसके बाद यूनिट समाप्त हो जाएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चन ये RGPB 2016 में आया है। क्वेश्चन क्या है पहले उसको समझिएगा, फिर उसके बाद आपको ये क्वेश्चन हल करना है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। दो असमान समांतर बल मतलब पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन तथा 30 न्यूटन एक 150 मिलीमीटर लंबी छड़ के सिरों पर, किस पर, सिरों पर कार्य कर रहे हैं, तो बलों के रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू और पोजीशन फाइंड कीजिए। यहाँ पे अपन को रिजल्टेंट फोर्स और उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन को आपको 2 बार पढ़ना है। अब देखिए एक बार तो हमने उस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, एक बार और पढ़ लेते हैं। दो असमान, क्या लिखा है यहाँ पे, असमान। असमान का मतलब ये है कि एक फोर्स आपका नीचे आ रहा होगा तो दूसरा फोर्स आपका ऊपर जा रहा होगा, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी। मतलब क्या है, मान लीजिए ये आपकी क्या छड़ है, छड़ पे एक सिरे पे ये फोर्स लग रहा है, इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो दूसरा फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, क्योंकि यहाँ पे दो असमान समांतर बल बोला जा रहा है। पिछले उस क्वेश्चन में अपन से कहा गया था समान समांतर बल, यहाँ पे लेकिन आपसे कहा जा रहा है दो असमान समांतर बल, मतलब पैरेलल फोर्स 10 न्यूटन तथा 30 न्यूटन एक 150 मिलीमीटर लंबी छड़ के सिरों पर कार्य कर रहे हैं। तो बलों के रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू और पोजीशन ज्ञात करनी है। दो चीजें ज्ञात करनी है यहाँ पे, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू और
और उसकी पोजीशन कि किस पोजीशन पे ये लगेगा। और ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो प्लीज इसका आंसर कमेंट जरूर कर देना। उसके बाद मैं आपको दूसरा होमवर्क देना चाहूंगा कि आपको समझना है कि फोर्स कपल क्या होता है, बल युग्म क्या होता है। ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक पर क्वेश्चन बन जाते हैं। इसकी थ्योरी लिखने को आती है कि एक्सप्लेन फोर्स कपल। अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा, वो होगा बेरिग्नॉन थ्योरम। इस थ्योरम की आपको थ्योरी पढ़ लेनी है, जिससे कि आप बड़े आसानी से इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर पाएं। और ये हुआ आज का लेक्चर समाप्त। मतलब कि आज का जो कार्यक्रम था वो यहीं पे होता है समाप्त। मतलब कि यूनिट फर्स्ट आपका समाप्त हो चुका है। अब अगले लेक्चर से अपन शुरू करेंगे यूनिट नंबर 2 और बड़े ही बेहतरीन तरीके से यूनिट नंबर 2 के सभी टाइप के क्वेश्चंस प्लस उसकी थ्योरी कवर करते हुए यूनिट नंबर 2 को भी कर देंगे समाप्त। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।